हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने प्रैक्टिस पजल लेके, जो कि आपको आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों में हेल्प करने वाला है। सिर्फ आरआरबी पीओ और क्लर्क ही क्यों, आपका आईबीपीएस क्लर्क में भी ये काम आएगा और एसबीआई क्लर्क में भी ये काम आएगा। ठीक है, इसका जो लेवल है इसमें आपको क्लर्क लेवल में काम आएगा, लेकिन यहाँ पे आरआरबी में पीओ और क्लर्क दोनों लेवल में काम आएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, आपको मेंस तक पूरे पजल की प्रैक्टिस करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप अभी तक जुड़ गए होंगे इस चैनल से। नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक के अपलोडेड सारे वीडियोस को देख लिए होंगे और रूल आपको समझ में आ गया होगा कि पजल बनाने का रूल क्या है। जी हाँ, रूल है पजल बनाने का। कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद सारे कंडीशंस को नोट डाउन करना है। देन अगेन आपको कंडीशन को मर्ज करने आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 10 persons MNOPQRSTU भी लिव इन 10 स्टोरी बिल्डिंग। ये फ्लोर बेस्ड पजल है, ठीक है। द ग्राउंड फ्लोर इज कंसिडर्ड एज फ्लोर 1, द फ्लोर अबव इट एज सेकेंड एंड सो ऑन। इसका मतलब कि इस तरीके से फ्लोर का बना हुआ है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इस तरीके से फ्लोर है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे बाइफरकेट कर लेती हूँ ताकि आसानी हो हमें लिखने में और समझने में कि हाँ किस फ्लोर के सामने हमने कौन सा नाम लिखा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। M लिव 3 फ्लोर अबव फ्लोर O। M जो है, M O से 3 फ्लोर ऊपर है। ध्यान से समझिएगा, इस स्टेटमेंट में बहुत कंफ्यूजन होता है। M 3 फ्लोर ऊपर है O से, ठीक है। तो O अगर यहाँ है तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर पे M बैठा है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। निदर V नॉर P इज एडजेसेंट टू T। T के आजू बाजू में ना ही V बैठा है ना ही P बैठा है, ठीक है। ना इधर बैठा है ना इधर बैठा है, ठीक है। द वन पर्सन लिव बिटवीन O's फ्लोर एंड T's फ्लोर। O और T के बीच में एक इंसान बैठा है। ऊपर कौन है नीचे कौन है हमें नहीं पता। N लिव ऑन 7th फ्लोर। यहाँ पे देखिए N साफ साफ लिखा है कि 7th फ्लोर पे, इसका मतलब कि ये कंडीशन यहाँ पे स्टिक है, ठीक है। जैसा मैं कहती हूँ 2 कंडीशन हमेशा बना के चलना चाहिए, तो मैंने 2 जगह N लिख दिया, ठीक है। R लिव 2 फ्लोर अबव M। R जो है M से 2 फ्लोर ऊपर है। इसका मतलब कि एक इंसान बैठा है इसके M और R के बीच में। M से 2 फ्लोर ऊपर है, इसका मतलब फर्स्ट फ्लोर ये और सेकेंड फ्लोर ये, ठीक है। U लिव जस्ट अबव Q। Q के जस्ट ऊपर कौन रहता है? U रहता है, बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। U जो है Q के जस्ट ऊपर तो है लेकिन 10th फ्लोर पे नहीं है। एट मोस्ट 1 फ्लोर इज बिटवीन V एंड P। V और P के बीच में मैक्सिमम 1 फ्लोर है या फिर उससे कम है। एट मोस्ट का मतलब होता है कि V और P के बीच में मैक्सिमम एक इंसान बैठा है या हो सकता है कोई भी ना बैठा हो, ठीक है। T does not live above S। T जो है वो S के ऊपर नहीं है। इसका मतलब कि S T के ऊपर होगा। T जब S के ऊपर नहीं है तो S ही T के ऊपर होगा ना, ठीक है। ध्यान से सुनिए, T does not live above S। T जब S के ऊपर नहीं है तो नीचे होगा या तो फिर S ऊपर होगा, ठीक है। ये हो गया सारा कंडीशन, हम लोग ने नोट डाउन कर लिया। अब लिंक कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें? देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सबसे ज्यादा कंडीशन यहाँ से मर्ज होगा, ठीक है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सीट यहाँ पे ऑक्यूपाई होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं R M O लिख लेती हूँ, ठीक है। अब एक बात और देखिए कि O और T का कंडीशन एक और यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। तो O और T के बीच में अगर एक इंसान बैठा है तो यहाँ भी हो सकता है या फिर इसके नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से इसे हटा के इसका 2 कंडीशन हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे एक और सीट है, M है और यहाँ पे R है। अगर इस तरीके से T बैठा है
तो एक ये कंडीशन होगा। तो इस केस में 6 सीट ऑक्यूपाई हो रहा है और इस केस में 8 सीट ऑक्यूपाई हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं इसे मर्ज करना। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अगर R को यहाँ रखेंगे तो R को यहाँ रख सकते हैं क्या? R को यहाँ रखेंगे तो एक सीट छोड़ के M के जस्ट नीचे T, तो N यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है तो नहीं हो सकता है R को यहाँ रखेंगे तो एक सीट छोड़ के M यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी N है। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं हम लोग R को यहाँ रख के देखते हैं। ठीक है, R को यहाँ भी नहीं रख सके हम लोग और यहाँ भी नहीं रख सके, तो R को यहाँ रखेंगे तो M एक सीट छोड़ के M हो गया, फिर T हो गया और एक सीट छोड़ के O हो गया। ठीक है, एक बार हम लोग ये वाला कंडीशन बना के देखते हैं। R को यहाँ कर लिया, M को यहाँ किया और 2 सीट छोड़ के O को यहाँ किया और फिर T को यहाँ कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगला कंडीशन कौन सा मैच करता है। U जो है वो Q के जस्ट ऊपर है, U जो है वो Q के जस्ट ऊपर है, तो U यहाँ पे तो होगा नहीं। ठीक है, तो U को कहाँ बैठना पड़ेगा, U जो है वो जस्ट Q के ऊपर हो जाएगा। इस कंडीशन में U यहाँ फिर से नहीं होगा तो U को कहाँ बैठना पड़ेगा, U को जस्ट Q के ऊपर बैठने के लिए इसी कंडीशन पे जगह मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं T के आजू बाजू में V और P नहीं है। ठीक है, तो ना तो यहाँ V होगा ना यहाँ पे P होगा, यहाँ ना V होगा ना P होगा। ठीक है, तो और कौन सा यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे बैठना पड़ेगा S को, और S जो है यहाँ पे बचा कौन कौन सा इस कंडीशन में, V, P और S, यही 3 बचा है। तो V और P तो होगा नहीं T का पड़ोसी, और S भी जो है वो T के ऊपर है, इसका मतलब कि ये कंडीशन हमारा गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं V और P यहाँ नहीं होगा और S तो हो सकता है। ठीक है, तो S को हम लोग यहाँ बिठा देंगे। V और P में इन दोनों जगह पे कौन बैठेगा ये यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, तो V और P में इधर और का कंडीशन लग जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम अगेन 2 मिनट्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि ये पीओ लेवल का पजल और प्रीलिम्स का है, आरआरबी का है, उससे ज़्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा। प्रैक्टिस कीजिए, 2 मिनट में ये बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये पजल कैसा है, ये हाइट बेस्ड पजल, वेट बेस्ड पजल जो होता है ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, और ये आपको मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए मिलते हैं। इसमें भी वही है, कंडीशन पढ़िए, नोट डाउन कीजिए और लिंक कीजिए। 6 पर्सन्स ABCDEF हैव डिफरेंट वेट। ठीक है, इसे हाइट और वेट बेस्ड पजल बोलते हैं, बहुत छोटा सा आता है। तो यहाँ पे 6 लोग हैं जिनके वेट की बात की गई है। D इज हेवियर दैन एट लीस्ट 3 पर्सन, कम से कम 3 लोग से ज़्यादा वेट है D का, कम से कम 3 लोग से, हो सकता है 3 से ज़्यादा भी हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से बना लिया। 6 लोग हैं। आगे देखिए, D कम से कम 3 लोग से ज़्यादा हैवी है, तो D यहाँ भी हो सकता है, D यहाँ भी हो सकता है और D यहाँ भी हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज़ की हो गई। E इज़ हेवियर दैन D एंड C, E जो है वो D और C दोनों से हैवी है। अब D और C में कौन एक दूसरे से हैवी है ये नहीं पता, तो यहाँ से एक कंडीशन तो यहीं से हट गया, क्योंकि D के ऊपर E भी है तो हमने E को यहाँ लिख लिया। इस केस में E कहाँ होगा अभी हमें नहीं पता है। C इज हेवियर दैन A, C जो है वो A से हेवी है, इस तरीके से मैंने लिख लिया। A इज नॉट द लाइटेस्ट पर्सन, A जो है वो सबसे लाइट नहीं है, वो किसी से हेवी तो है। F इज हेवियर दैन 2 पर्सन, F जो है 2 लोग से ज़्यादा हैवी है, तो F दोनों कंडीशन में यहीं पे होगा। ठीक है, अब E जो है वो D और C दोनों से ज़्यादा हैवी है, तो D और C कौन यहाँ पे होगा हमें नहीं पता। ठीक है, A जब यहाँ होगा नहीं तो A को यहीं बैठना पड़ेगा। ठीक है, और A से ऊपर C का हाइट है, तो अगेन यहाँ पे D और C दोनों में से कौन होगा हमें नहीं पता। अब बचा कौन, B, तो ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे D जो है वो E से कम हेवी है। ठीक है,
तो अगर हम लोग ई को यहाँ लिखते हैं तो सी को कहाँ लिखेंगे? अगर सी को यहाँ लिखेंगे तो ए को यहाँ लिखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब कि इस केस में भी ई को यहीं पे लिखना पड़ेगा और सी को यहाँ लिखना पड़ेगा। अब सी और डी में अगेन यहाँ पे भी वही कंडीशन होगा कि कौन सा हाइट ज़्यादा होगा, कौन सा कम, सॉरी वेट, और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आपका सेम बन के आ गया। तो ये था इसका सॉल्यूशन। इसको बनाने का स्टैंडर्ड टाइम पूछा जाए तो 1 मिनट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट से आप थोड़ा बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, 1 मिनट 20 सेकेंड आप जा सकते हैं, उससे ज़्यादा का ये नहीं है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगेन कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 8 persons ABCDEFGH are sitting around a square table। 8 लोग हैं ए से लेके एस तक, जो कि स्क्वायर टेबल के किनारे बैठे हैं। 4 persons sit in middle of the side while 4 persons sit at corner। 4 लोग मिडिल में बैठे हैं और 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे फ्रेम ड्रॉ कर देती हूँ। एटलीस्ट इस तरीके से एक स्क्वायर टेबल है। अगेन 2 कंडीशन हमें हमेशा बना के चलना चाहिए, तो 2 कंडीशन मैंने बना दिया। 4 लोग को किनारे पे बिठा दिया और 4 लोग को मिड में बिठा दिया। दोनों कंडीशन को सेम कर लेते हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं। पर्सन एट कॉर्नर फेसेस इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब है कि जो कॉर्नर पे बैठे हैं, अगर वो इनसाइड देख रहे हैं तो चारों के चारों इनसाइड देख रहे हैं, अगर वो आउटसाइड देख रहे हैं तो चारों के चारों आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, वाइल पर्सन एट ईच साइड फेसेस सेम डायरेक्शन। अगर साइड वाले भी बाहर देख रहे हैं तो चारों बाहर देखेंगे, अंदर देख रहे हैं तो चारों के चारों अंदर देखेंगे। ठीक है, ईच ऑफ देम कैन इधर फेस टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम सेंटर। अब इन दोनों में से कौन कॉर्नर वाला अंदर देख रहा है या फिर साइड वाला अंदर देख रहा है, दोनों में से कौन बाहर देख रहा है, हमें नहीं पता है। पर्सन एट कॉर्नर डू नॉट फेसेस सेम एज द वन ऑफ द ईच साइड। अब जो कॉर्नर पे अगर इनसाइड देख रहे हैं तो साइड वाले इनसाइड नहीं देखेंगे, साइड वाले बाहर देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक बार लेके चलते हैं कि कॉर्नर वाले सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं, कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे हैं और ये आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन बना लिया कि सब साइड वाले आउटसाइड और कॉर्नर वाले इनसाइड। इसमें बना लिया कि कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं और साइड वाले इनसाइड देख रहे हैं। ठीक है, 2 कंडीशन हमने बना लिया। अब आगे पढ़ते हैं। एच सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी। डी के थर्ड टू लेफ्ट में एच बैठा है। ठीक है, डी हु सिट ऑन वन ऑफ द साइड। ये कहाँ पे बैठा है? डी किसी साइड पे बैठा है। जी सिट्स अपोजिट टू ए। जी जो है वो ए के अपोजिट बैठा है। ए हु फेसेस अवे फ्रॉम सेंटर। ये अवे फ्रॉम सेंटर देख रहा है, मतलब ये बाहर की तरफ देख रहा है। सी एंड बी सिट टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। सी और बी एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में या दोनों एक दूसरे के राइट में बैठे हैं। इसका मतलब कि कोई एक इनसाइड देख रहा है, कोई एक आउटसाइड देख रहा है। ठीक है, ई इज नॉट एडजेसेंट टू ए। ई जो है वो ए का पड़ोसी नहीं है। ई सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के सेकेंड टू लेफ्ट में ई बैठा है, बट नॉट एट एनी साइड। ई जो है वो साइड पे नहीं बैठा है, तो कहाँ बैठा होगा? ई कॉर्नर पे बैठा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल कंडीशन, हमने रीड कर लिया। अब आगे देखते हैं कि इसे हम लोग मर्ज कैसे करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी पजल बनाना है तो सबसे बड़ा कंडीशन कौन सा बन रहा है वो हम लोग नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंडीशन मुझे तो दिख रहा है डी और एच वाला। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। डी जो है वो साइड में बैठा है, कॉर्नर पे नहीं बैठा है, तो डी को मैंने दोनों जगह साइड में बिठा दिया। एच थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी। तो इस केस में एच कहाँ होगा? इसका थर्ड टू लेफ्ट ये हो जाएगा, तो एच यहाँ होगा। इस केस में थर्ड टू लेफ्ट एच का डी का यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हमने बिठा दिया, ये कंडीशन कर लिया कंप्लीट। अब देखिए ए जो है वो आउटसाइड देख रहा है। ए जो है वो आउटसाइड देख रहा है, तो आउटसाइड देखने वाले के सामने जी बैठा है। अब आउटसाइड देखने वाले के सामने यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ ये दोनों जगह बचा है। अब ए और जी कौन से जगह पे बैठे हैं हमें नहीं पता, तो यहाँ पे मैंने ए और जी और यहाँ पे ए और जी कर लिया। ठीक है, इस केस में क्या होगा?
दोनों एक दूसरे के सामने, ए और जी के लिए सिर्फ यही जगह खाली है, तो ए और जी दोनों में से कोई यहाँ होगा, ए और जी दोनों में से कोई यहाँ होगा। ठीक है, ये कंडीशन हमने कर लिया। ए के आजू बाजू में ई नहीं बैठा है। ठीक है, तो ये देखेंगे आगे। अब देखिए सी और बी एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे हैं। यहाँ पे मैं पेन का कलर करूँगी चेंज ताकि आसानी हो मुझे ये समझाने में। देखिए सी और बी एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे हैं, तो अगर एक दूसरे के लेफ्ट में मीन्स दो इमीडिएट जगह खाली होना चाहिए। इस केस में दो इमीडिएट जगह यहाँ खाली है और इस केस में दो इमीडिएट जगह यहाँ पे खाली है। ठीक है, तो अब सी के लेफ्ट में, अब सी और बी दोनों में से कौन एक दूसरे के लेफ्ट में बैठा है और ये दोनों में से किस जगह पे होगा हमें नहीं पता। यहाँ भी सेम केस होगा, सी और बी। ठीक है, ये भी मैंने कंडीशन कंप्लीट कर लिया। अब ई के सेकंड टू लेफ्ट, सॉरी एफ के सेकंड टू लेफ्ट में ई बैठा है और ई कॉर्नर पे बैठा है, तो सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह खाली है। एफ जो है, ई जो है वो एफ के सेकंड टू लेफ्ट में हो गया और कॉर्नर पे भी हो गया। इस केस में देखिए ई और एफ के लिए कोई कॉर्नर का जगह खाली ही नहीं है, इसका मतलब कि ये कंडीशन हमारा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। अब देखिए ई और जी का जो कंडीशन था कि ई और जी में कौन कहाँ बैठा हुआ है, तो देखिए ए जो है वो ई का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नहीं हो सकता क्योंकि ई यहाँ पे बैठ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जी सही है। ठीक है, अगर जी यहाँ पे है तो जी यहाँ नहीं होगा, ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कंडीशन कंप्लीट, आपका सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है, कौन है यहाँ पे कॉर्नर पे, सी बी कौन है नहीं पता, एच होगा यहाँ, ए होगा यहाँ, एफ डी ई और जी, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगेन स्टैंडर्ड टाइम इज 2 मिनट्स। ठीक है मैम, हर सवाल के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिनट देती है। जी हाँ, ये आरआरबी का पीओ लेवल का क्वेश्चन है, आप 2 मिनट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ, तो 2 मिनट 20 सेकेंड, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। यहाँ पे ये ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ब्लड रिलेशन उम्मीद करती हूँ आपको इतना तो एटलीस्ट बेसिक क्लियर होगा, तो उसी बेस पे मैं इसे बता रही हूँ। अगर आपको पता है ब्लड रिलेशन का बेसिक तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करेंगे कि बेसिक्स बता दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगी आपको बेसिक्स के लिए एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ। चलिए शुरू करते हैं। देयर आर 6 मेंबर्स PQRSTU इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। 3 जनरेशन है, इसका मतलब ऊपर कोई ग्रैंडफादर है, फिर एक मदर फादर है और फिर नीचे चाइल्ड का जनरेशन है, तो ये 3 जनरेशन हो गया। ठीक है, नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, कोई सिंगल पेरेंट नहीं है, इसका मतलब कि कोई भी जो जोड़ा है वो मैरिड है। ठीक है, जो भी जोड़ा है जिसका भी बच्चा है उसके माता पिता दोनों अलाइव हैं। ठीक है, एस इज सन इन लॉ ऑफ आर, तो चलिए यहाँ से मैं कंडीशन बनाना शुरू करती हूँ। आर का कोई बच्चा होगा, एस इज सन इन लॉ अगर है तो आर की कोई बेटी होगी, तो एस इज सन इन लॉ ऑफ आर, मैंने ये बना लिया। आर हु हैज ओनली 1 चाइल्ड, आर का सिर्फ एक ही बच्चा है। ठीक है, इसका मतलब कि इसका कोई भी सिबलिंग नहीं है। यू इज पैटर्नल अंकल ऑफ क्यू, अब जो क्यू है इसके पैटर्नल अंकल, इसके पापा के कोई भाई होंगे यू। ठीक है, यू इज पैटर्नल अंकल ऑफ क्यू, तो क्यू के पिताजी हैं, उनका एक भाई है यू, तभी तो यू पैटर्नल अंकल होगा। पैटर्नल का मतलब कि पिताजी के साइड के कोई अंकल है। ठीक है, द जेंडर ऑफ क्यू एंड एस इज सेम, क्यू और एस का जेंडर सेम है, तो यहाँ पे एस हमें पता है कि मेल है, तो क्यू को भी मैंने मेल कर दिया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मेल को मैं इस सिंबल से इंडिकेट कर रही हूँ और फीमेल को मैं स्क्वायर से इंडिकेट कर रही हूँ। ठीक है, P इज नॉट मैरिड टू एस, अब P जो है यहाँ पे मैरिड एस से नहीं है। कौन कौन सा है हमारे पास, P Q R S T U, Q का जनरेशन हमें पता चल गया। अब देखिए अगर P यहाँ पे नहीं है तो हो सकता है P R से मैरिड हो। ठीक है, क्योंकि दोनों माता पिता जिंदा है यहाँ पे। अब इसका तो कोई सिबलिंग है नहीं, तो सिबलिंग यहाँ पे इसका एक चाइल्ड Q हो सकता है। ठीक है,
और Q के पैटर्नल अंकल बनाने के लिए हमें U को बनाना पड़ेगा S का भाई। तो अब हमारे पास P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, तो T बचा, मतलब T जो है वो Q की माँ हो जाएगी, S जो है T का हस्बैंड हो जाएगा और U जो है वो T का ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन। ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। इसको बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 1 मिनट, मैक्सिमम 1.5 मिनट, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। अगर आपका शुरुआत टाइम है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 1.5 मिनट लगेगा। अगर आप प्रो हो चुके हैं, प्रीलिम्स निकलने लग गया है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको अब ये विदिन 1 मिनट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा का सवाल ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी उसका। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 7 persons PQRSTUV has different item among shoe, hat, cap, gloves, socks, bags, jacket। ठीक है, अब यहाँ पे 7 लोग हैं जिनके पास अलग अलग आइटम है, बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर में नहीं है। ईच ऑफ देम बाय डिफरेंट नंबर ऑफ दिस आइटम। ये जितने 7 लोग हैं, ये सातों लोग ये जो सामान खरीद रहे हैं, अलग अलग नंबर ऑफ प्रोडक्ट इनके पास है। ठीक है, तो चलिए इसमें होगा क्या, हमें ज़्यादा कंडीशन इसमें प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। PQRSTUV मैंने सबके नाम लिख लिए। यहाँ पे सब नाम हमें बेस लेना होगा, क्यों? क्योंकि नाम फिक्स है। यहाँ पे प्रोडक्ट का डिफरेंस होगा, प्रोडक्ट और नंबर ऑफ आइटम में डिफरेंस होगा। अगेन आई विल मेक 2 कंडीशंस, 2 कंडीशन बनाऊंगी। S बाउट 17 जैकेट्स, S जो है वो 17 जैकेट खरीद रहा है। यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ। S 17 जैकेट खरीद रहा है, तो जो फिक्स है वहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। S 17 जैकेट्स कर लिया। ठीक है, यहाँ पे भी 17 जैकेट्स कर लिया। T बाउट हैट, T जो है वो हैट परचेज कर रहा है, तो हैट मैंने यहाँ पे लिख लिया। P बाउट 5 मोर आइटम दैन दैट ऑफ Q, P जो है वो Q से 5 आइटम ज़्यादा खरीद रहा है। तो अब हमें देखना पड़ेगा 10, 13, 17, 25, 30, 54 और 59 में कौन सा ऐसा है जिसमें 5 का डिफरेंस है। तो अगर Q 54 प्रोडक्ट खरीदेगा तो P 59 प्रोडक्ट खरीदेगा, तभी 5 ज़्यादा होगा। अगर Q 25 प्रोडक्ट खरीदेगा तो P 30 प्रोडक्ट खरीदेगा, Q 25 तो P 30, तभी 5 का डिफरेंस होगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटी जो है वो P और Q के साथ बनेगा। 1 person बाउट 10 सॉक्स। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 10, 13, 17, 25, 30, 54 और 59 कर लिया। 1 person बाउट 10 सॉक्स, 10 वाला जो है वो सॉक्स खरीद रहा है। ठीक है, नीदर यू नॉर भी बाउट सॉक्स, यू और भी में कोई भी सॉक्स नहीं खरीद रहा है। तो मैंने क्या किया, सॉक्स लिख के यहाँ पे क्रॉस कर दिया। नीदर टी नॉर भी बाउट इवन नंबर ऑफ आइटम, टी और भी जो है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टी और भी जो है वो नीदर टी नॉर भी बाउट इवन नंबर ऑफ आइटम। इसका मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, ऑड आइटम खरीद रहे हैं। ठीक है, ऑड कौन कौन सा डिजिट है, 17, 13, 17, 25 और 59, यही 4 में से कुछ होगा। भी डज नॉट बाई बैग और 13, भी जो है वो ना ही 13 आइटम खरीद रहा है और ना ही बैग खरीद रहा है। ठीक है, 1 person बाउट 25 बैग्स, अब 25 जो आइटम है वो बैग का है। ठीक है, नीदर पी नॉर यू बाउट ग्लोव्स, पी जो है वो ग्लोव्स नहीं खरीद रहा और यू भी है जो ग्लोव्स नहीं खरीद रहा। ठीक है, भी जो है वो बैग नहीं खरीद रहा और 13 प्रोडक्ट इसके पास नहीं है। यहाँ तक हमने कंडीशन रीड कर लिया और कंडीशन को कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आखिर दूसरा आइटम कहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड हम लोग को बनाने के लिए सोचना पड़ेगा क्या लिखें। तो अब देखिए P और Q ये 2 के साथ 2 कंडीशन बनेगा। तो मैं एक बार P को 59 लेके चल रही हूँ और एक बार P को 30 लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो अगर ये 59 है तो Q 54 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए
25 वाला जो है वो बैग है, ठीक है। अब इवन ऑड पे आते हैं। यहाँ पे फिर से मैं पेन का कलर चेंज करूंगी। देखिए टी को जो है, टी और भी को ऑड नंबर ऑफ आइटम खरीदना है। टी के पास, भी के पास 13 नहीं होगा, ठीक है। ऑड नंबर की बात करें तो 13 तो भी के पास होगा नहीं। 17 और 59 ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है, तो भी को कितना लेना पड़ेगा? 25। लेकिन 25 जो है वो बैग है और भी के पास बैग भी नहीं है, मतलब ये कंडीशन गलत हो गया। ध्यान से समझिएगा, भी को या तो 13, 17, 25 और 59 इसी चार में से कोई एक आइटम इसके पास होगा, ठीक है। अब 17 तो ऑलरेडी एस के पास है जैकेट के रूप में। 59 पी को हमने अज्यूम किया है। 13 यहाँ पे होगा नहीं, होगा सिर्फ और सिर्फ 25 है बैग, जो कि अगेन भी के पास बैग भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं इस कंडीशन में, ये कंडीशन हमारा रॉन्ग प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं, टी और भी अगेन ऑड वाले सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे 25 ऑक्यूपाइड है, 17 ऑक्यूपाइड है, 13 यहाँ पे होगा नहीं, तो होगा क्या? 59, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, 10 नंबर के पास सॉक्स है। 10 प्रोडक्ट जिसके पास है वो 10 सॉक्स लिया हुआ है, तो सॉक्स यू में तो होगा नहीं। 10 और सॉक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जगह बचा है, तो वो हो जाएगा आर के पास, ठीक है। अब आगे देखते हैं, भी के पास बैग नहीं होगा। अब 25 नंबर वाला जिसके भी पास प्रोडक्ट है उसके पास बैग है, इसका मतलब कि बैग किसके पास है? क्यू के पास बैग हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या कंडीशन आ रहा है। इन दोनों के पास सॉक्स नहीं है, ठीक है। ना ही सॉक्स यू के पास है, ना ही सॉक्स भी के पास है। सॉक्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए, ग्लव्स जो है वो यू के पास ग्लव्स नहीं है और पी के पास भी ग्लव्स नहीं है, तो ग्लव्स किसके पास हो सकता है? ग्लव्स हो सकता है भी के पास, ठीक है। तो यहाँ हमने ग्लव्स लिख लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ग्लव्स हो गया, बैग सॉक्स हो गया, हमारे पास बचा क्या? कैप, कैप हमारा बच गया है और शूज बच गया है, ठीक है। कैप और शूज, यही दो आइटम बच गया है। तो इन दोनों का कुछ लिखा नहीं है, तो या तो कैप यहाँ होगा या शूज यहाँ होगा। इसमें भी वही होगा, कैप या शूज में दोनों में से कोई इनके पास हो सकता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट इसका कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। यहाँ पे 13 तो है नहीं, 13 और कौन कौन सा हमारे पास नंबर बच गया एटलीस्ट वो देख लेते हैं। 13 हो गया और 17 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 54 हो गया, ठीक है। 54 और 13 इन दोनों में से हमारे पास डिजिट बचा हुआ है। 13 और 54 में टी के पास ऑड बचा है, ठीक है। टी को भी ऑड नंबर ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो टी और यू में 13 किसको मिलेगा? 13 मिल जाएगा टी को, क्योंकि 54 ऑड नहीं है, 54 इवन है, तो 13 ही टी को मिलेगा और बचा जो 54 वो यहाँ पे हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको बता दूं, पी के पास 30 आइटम है, कैप या शूज हमें नहीं पता। क्यू के पास 25 आइटम है बैग्स के, आर के पास 10 आइटम है सॉक्स के, एस के पास 17 आइटम है जैकेट्स, टी के पास 13 हैट है, यू के पास 54 कैप या शूज में से कुछ एक है और भी के पास 59 ग्लव्स है। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम 2 से 2.5 मिनट, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो क्या नहीं आया, कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, दैट्स द एंड ऑफ दिस पार्ट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। कोई डाउट रह गया है तो बेझिझक बिंदास आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको विदिन 1 आवर सॉल्यूशन वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाता है और मोस्टली आपको 24 आवर्स में रिप्लाई मिल जाता है। एक रिक्वेस्ट की थी मैंने कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर भूल चुके हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तभी आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई, नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए क्योंकि एग्जाम सीजन स्टार्ट होने वाला है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।